डोर हैंडल, बेबी वॉकर, रोटी का जो बेलन है, वो सारी चीजें पॉलिटिकल पार्टीज ऑप्ट कर सकते हैं अपने पार्टी सिंबल की तरह। जिस तरह से हमें कमल और पंजा याद रहता है, उस तरह से बिल्कुल ये सारे सिंबल्स भी अवेलेबल हैं। और ऐसे कितने सिंबल्स अवेलेबल हैं, इसकी आज हम कहानी जानने आए हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूएस अग्रवाल जी, डेप्यूटी सीईओ छत्तीसगढ़ इलेक्शन कमीशन के। वो एक्सपर्ट है इस पूरे सब्जेक्ट में और हमें आज पूरी किस तरह से कोई भी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी किसी भी सिंबल को ऑप्ट करते हैं उसके क्राइटेरिया को भी समझाएंगे और काफी अनोखी रोचक बातें भी बताएंगे। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी राजपन है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आज के राउंड अप एपिसोड में। और ये एपिसोड बड़ा खास होगा क्योंकि आज हम आपके पास काफी एक नॉलेजेबल एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आपका और मेरा, हम दोनों का ज्ञान बढ़ेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। सर, बहुत इंटरेस्टिंगली ये जो सारे डोर बेल, डोर हैंडल, मतलब अंडर द सन जो घर की जो सारे आइटम्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल हैं जो अवेलेबल हैं। मैं जानना चाहती हूँ सर, इस पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में 2024 के कितने ऐसे सिंबल्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट्स जो हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं, और किस तरह से इलेक्शन कमीशन इनको अलॉट करते हैं? सर, पहले तो मैं चाहूंगी कि आप लेमैन्स लैंग्वेज में, बिल्कुल आम भाषा में ये बताएं सर कि किस तरह से आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, फिर हम जाएंगे सर सिंबल्स पे। देखिए, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसके सेक्शन 29A में ये प्रोविजन है कि हर एक राजनीतिक दल को इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका आशय ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सब सारी अभी जो कॉन्टेस्ट में हैं वो सभी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। अब रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के फिर अगेंस्ट फिर उसका डिवीज़न होता है रिकॉग्नाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक कानून है, सिंबल अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। उसके पैरा 6A में यह प्रोविज़न है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में या नेशनल इलेक्शन में उस स्टेट में 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, वैध मत पत्र का यदि 6% वोट प्राप्त किया है तो उसको इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करती है। और रिकॉग्निशन का फायदा यह है कि उनके लिए एक सिंबल रिजर्व हो जाता है। तो ऐसे रिकॉग्नाइज जो नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज पार्टी हैं वो हमारी टोटल 6 हैं, और स्टेट लेवल पे छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में यदि मैं बात करूं तो हमारे यहाँ एक सिंगल पार्टी है जो स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड। तो इस तरीके से टोटल जो 7 पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो छत्तीसगढ़ में रिकॉग्नाइज्ड हैं और इनके सिंबल रिजर्व्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि सारी जो नेशनल पार्टीज हैं उनके क्या सिंबल्स हैं और स्टेट पार्टी का क्या सिंबल है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज बच गई जो रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं है, मतलब उन्होंने कभी 6% वैलिड वोट्स का नहीं हासिल किया है, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ फ्री सिंबल्स भी दिए जिनकी संख्या 190 आज की डेट में। उन 190 सिंबल्स में से ये लोग नॉमिनेशन फॉर्म में जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं, अपना नामांकन दाखिल करते हैं, तो उसके पार्ट 3 में उनको एक प्रेफरेंस भरना पड़ता है। प्रथम उसका प्रेफरेंस क्या है सिंबल के लिए, द्वितीय क्या है और तृतीय क्या है। तो ये जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय सिंबल्स वो लोग फिलअप करते हैं अपने नॉमिनेशन पेपर पे, उसके आधार पे उनको सिंबल अलॉटमेंट होता है। सपोज यदि किसी ने फर्स्ट प्रेफरेंस में कोई सिंबल मांगा एप्पल, एप्पल को यदि किसी ने मांगा है फर्स्ट प्रेफरेंस में, और वो किसी RUPP मीन्स RUPP से मेरा मतलब है रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, या किसी इंडिपेंडेंट ने एप्पल नहीं मांगा, सिर्फ किसी एक कैंडिडेट ने मांगा एप्पल, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो उसको वो दे दिया जाएगा। दूसरी स्थिति बनती यदि एप्पल 2 कैंडिडेट्स ने मांगा या 3 कैंडिडेट्स ने मांगा, उसमें 2 कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट है और एक RUPP का है, तो उसमें RUPP को प्रेफरेंस मिलेगा, RUPP के कैंडिडेट को एप्पल दे दिया जाएगा। यदि सपोज 2 कैंडिडेट्स ने मांगा, दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं या दोनों ही RUPP के, तो दोनों एक ही कैटेगरी के कैंडिडेट, तो उस केस में उन दोनों के बीच एप्पल के लिए लॉटरी होगी। अच्छा। उस लॉटरी में जो लॉटरी जिसके फेवर में निकलेगा उसको एप्पल दे दिया जाएगा, और जिसको एप्पल नहीं मिला, मतलब उसका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला, तो उसके लिए फिर तरीका ये है कि सारे कैंडिडेट्स का फर्स्ट प्रेफरेंस को एग्जॉस्ट करने के बाद जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनका सेकंड प्रेफरेंस देखा जाए। अच्छा। सेकंड प्रेफरेंस में यदि उसने सपोज मांगा है एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर सेकंड प्रेफरेंस में और किसी ने नहीं मांगा जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं, तो एयर कंडीशनर उसको दे दिया जाए।
यदि एयर कंडीशनर को भी सेकंड प्रेफरेंस में दो लोगों ने मांगा है जिनको सिंबल नहीं मिला है, तो फिर दोनों के बीच लॉटरी होगी और फिर इसमें से एक को मिल जाएगा और जो बच गया उसको थर्ड प्रेफरेंस देखा जाएगा। अच्छा, तो इस तरीके से अलॉटमेंट होते हैं। सर अभी कितने ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रिकग्नाइज्ड है लेकिन रजिस्टर्ड है, जो अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने सिंबल्स के लिए अपनी अपील दाखिल की है? क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी कहीं ना कहीं इस बार एक सीट लेकर आई है असेंबली इलेक्शन में, तो उनके अलावा और ऐसी कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने अपने सिंबल के लिए लड़ाई की? देखिए, इलेक्शन के लिए सिंबल कंसेशन के लिए एप्लीकेशंस इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट भेजे जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। संख्या तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो कंसेशन इलेक्शन कमीशन ने ग्रांट किए जो हमारे स्टेट के लिए हैं, जो सिंबल अलॉटमेंट ऑर्डर के पैरा 10, 10A और 10B में जो कंसेशंस हमारे यहाँ मिले हैं, उनकी टोटल संख्या 26 है। तो 26 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसको इलेक्शन कमीशन ने कंसेशन ग्रांट किए हैं। अब वो कंसेशन का आशय, कंसेशन का मतलब ये है कि यदि वो सिंबल फ्री सिंबल में है और ये इस पार्टी के कैंडिडेट जिनको कंसेशन दिया गया है वो उस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो वो सिंबल उनको दे दिया जाएगा। और इन केस वो उस पार्टी का कैंडिडेट खड़ा नहीं होता है तो वो सिंबल फिर फ्री सिंबल की तरह किसी को भी दिया जा सकता है। तो ये कंसेशन है। मतलब कंसेशन और रिजर्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस। रिजर्व सिंबल को हम किसी को नहीं दे सकते, चाहे वो कैंडिडेट खड़ा हो या ना खड़ा हो, लेकिन कंसेशन को हम दे सकते हैं यदि वो फ्री सिंबल में है। जी सर, ऐसे आपने बताया कि 190 ऐसे फ्री सिंबल्स अवेलेबल हैं। सबसे यूनिक सिंबल कौन सा है? क्योंकि मैं देख रही हूँ घर के हर एक आइटम जो हम सोच सकते हैं वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल हैं। तो आपको ऐसा कौन सा एक सिंबल लगता है जो अपने आप में बड़ा यूनिक हो और वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आसान हो पहुंचाना? देखिए, मुझे तो मतलब ऐसे सिंबल को मैं प्रेफर करूंगा हमेशा। यदि मैं कैंडिडेट होता तो शायद मैं उन सिंबल्स को प्रेफर करता जिसको मेरे को कम्युनिकेट करना, पब्लिक से जोड़ने के लिए बड़ा आसान होता। जैसे आपका गैस सिलेंडर है, रोटी बनाने वाला बेलन और वो है, पटा है। तीसरा बेबी वॉकर है जो हर घर में पाया जाता है। तो इस तरह के सिंबल्स जो है बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं और लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत आसान भी है। जी सर, एक आखिरी सवाल। इस बार लोकसभा इलेक्शंस 2024 के होने जा रहे हैं और बिल्कुल अभी 1 महीने से भी कम का वक्त है। मैंने आपका बहुत सारा वक्त लिया आज और बहुत व्यस्तता का टाइम चल रहा है आप लोगों के लिए। अभी किस तरह से चैलेंजिंग लग रहा है सर? असेंबली इलेक्शंस काफी स्मूथ गुजरे छत्तीसगढ़ के, कंसिडरिंग कि नक्सल अफेक्टेड एरियाज में भी इस बार काफी अच्छे से हुए। लोकसभा में आपको अभी इस वक्त क्या चैलेंज नजर आ रहा है और क्या आपको लग रहा है कि उसको पार करना कितना मुश्किल हो सकता है इस बार? मैडम, इलेक्शंस तो हमेशा चैलेंजिंग ही होते हैं। मतलब कभी इलेक्शंस को आसानी से नहीं लिया जा सकता, लेकिन प्लानिंग और फोरसाइट जो है वो दो बहुत की वर्ड्स हैं जिसको इलेक्शन, यदि आपकी प्लानिंग प्रॉपर है और आपका फोरसाइट है, आप चीज़ों को फोर्सी कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो फिर मेरे ख्याल से बहुत स्मूथली ये इलेक्शंस हो जाते हैं। और इस बार भी हमने असेंबली इलेक्शन की तरह हमारे सीईओ मैडम के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसमें प्लानिंग की है और होपफुली हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार हम पोलिंग परसेंटेज भी पिछले इलेक्शंस के कंपैरिजन में अच्छा कर पाएंगे और बहुत पीसफुली ये इलेक्शंस विदाउट एनी रिपोल हम कंप्लीट करा पाएंगे। बिल्कुल, हमारी भी यही उम्मीद है कि काफी स्मूथ इलेक्शंस होंगे छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे 11 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और तैयारी जोरों शोरों पर है। और ये थी कहानी पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स की। आज के लिए बस इतना ही। मुझे सुमी राजप्पन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। कल एक नए एपिसोड में एक नए इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ हम वापस हाजिर होंगे। नमस्कार, जय जौहार।